हे गाइस, वेलकम टू ज्ञानमैटिक्स। दिस इज सुमेधा सिंह एंड आज की जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जो कि सीडीएस में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस की एक फ्री पीडीएफ जो है ज्ञानमैटिक्स के चैनल जो है टेलीग्राम पे उसमें अवेलेबल होगी। तो गो एंड जॉइन दैट चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रीजन ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द इंडियन मिनिस्टर्स इन ऑल द प्रोविंसेस इन द ईयर 1939। तो 1939 में जितने भी मिनिस्टर्स थे, इंडियन मिनिस्टर्स, उन्होंने रेजिग्नेशन दी थी। और उसका रीज़न क्या था? देखिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी ऑप्शंस में, डायरेक्ट हम इस पे आएंगे। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ पार्टी टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो देखिए, लॉर्ड लिनलिथ को जो थे उनकी एक स्टेटमेंट थी, डिक्लेरेशन थी, जिसमें उन्होंने इंडिया को पार्ट बता दिया था इस वॉर का। और उन्होंने कहा था कि इंडिया की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इस चीज़ पे मेंबर्स, मिनिस्टर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपोजिशन करी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई क्लियर वो नहीं थी कि वो किस तरीके से किस हद तक उन्होंने क्या एम्बिशंस रखे हैं इस वॉर के लिए। और किसी भी तरीके से इंडियन से या किसी से भी कंसल्ट नहीं करा गया था। So that this was the reason of the resignation of so many Indian ministers in all the provinces actually in the year 1939. So option D will be your correct answer. The next question is which among the following events took place during the viceroyship of Lord Ripon? तो देखिए, लॉर्ड रिपन जो थे इनके टाइम पे क्या हुआ था? सबसे पहले तो द एज लिमिट फॉर सिविल सर्विसेज वाज रेज्ड टू 21, ठीक है, 18 से 21 कर दी गई थी। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज पास्ड। तो देखिए, जो लेबरर्स हैं उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट जो था पास करा गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वॉज रिपील्ड। तो देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में आया था। कब आया था? 1878। तो इसको इन्होंने रिपील करा था लॉर्ड रिपन ने। और फोर्थ है हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड। तो हंटर कमीशन कब अपॉइंट हुआ था? ये हुआ था 1882 में, ठीक है। आपको ये याद रखना है, 1882 में हुआ था और ये एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके सभी ये पॉइंट्स जो हैं ये सही होंगे। और ये बात याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। The next question is which of the following वर फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय? तो राजा राम मोहन रॉय ने इसमें से आत्मीय सभा जो थी उन्होंने फॉर्म करी है और ब्रह्मो समाज उन्होंने फॉर्म करा है, ठीक है। जो प्रार्थना समाज है, ये आत्माराम पंडुरांग जो हैं वो इसके फाउंडर थे। और जो आर्या समाज है उसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद। अब इन्होंने भी एक बहुत फेमस कोटेशन है इनकी, बैक टू द वेदास, तो ये इन्होंने दी है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो योर करेक्ट आंसर्स विल बी ऑप्शन 1 एंड 2 and that is option C. All right. The next question is the Battle of Buxar provided the key to the English to establish their rule in India. तो आपको इसमें बताने की इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। देखिए, बैटल ऑफ बक्सर जो है ये हुई थी आपकी 1764 में। इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी। देखिए, इसमें रॉबर्ट क्लीव थे ब्रिटिशर्स के, ठीक है। जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है वो रॉबर्ट क्लीव और जो मुगल एम्परर हैं शाह आलम, इनके बीच में ये जो ट्रीटी है ये साइन हुई थी। और देखिए, इस वॉर में ब्रिटिशर्स, दिस वाज अ डिसिसिव वॉर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कंबाइंड आर्मी ऑफ अवध एंड मुगल आर्मी एंड बंगाल, इनकी कंबाइंड आर्मीज को इन्होंने डिफीट करा था। दिस इज़ अ डिसिसिव बैटल। इसके बाद एक डुअल गवर्नमेंट जो थी, सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो चुका था इंडिया में 1765 से। रॉबर्ट क्लीव के टाइम पे ये हुआ है। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस एंड द करेक्ट आंसर विल बी बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी। The next question is बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड द होम रूल लीग, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग फाउंड करी थी। देखिए, होम रूल लीग जो थी दो थी, एक एनी बेसेंट ने अलग से फॉर्म करी है और बाल गंगाधर तिलक ने अलग से होम रूल लीग फॉर्म करी थी 1916 में। तो देखिए, ये इनका जो मेन एरिया ऑफ वर्किंग था वो महाराष्ट्र था, सेंट्रल प्रोविंसेस थे, कर्नाटका था। तो इस एरिया में जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बीजी तिलक हैं, इनकी होम रूल लीग वर्क करती थी। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द सेकेंड ऑप्शन इज एन.सी. केलकर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद होम रूल मूवमेंट। तो ये गलत है। एन.सी. केलकर जो थे होम रूल मूवमेंट के सेक्रेटरी थे, ये आपको याद रखना है। सो इन दिस क्वेश्चन ओनली ऑप्शन 1 इज राइट। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 ओनली।
The next question is which one of the following peasant struggles was an outcome of British opium policy? तो देखिए ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कुछ स्ट्रगल्स हैं, ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, पेजेंट रिवोल्ट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए. यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी फूलगिरी धावा 1861. देखिए 1860 के टाइम पे ओपियम रिवोल्ट्स जो थे वो होना स्टार्ट हो चुके थे, और फूलगिरी धावा जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा. अब इसकी उलगुलन की बात करते हैं, तो उलगुलन जो थी ये एक मूवमेंट थी. हो एंड मुंडा रिवोल्ट्स जो हैं इसमें आते हैं. तो इसमें ज़मींदारी और टैक्सेशन से रिलेटेड रिवोल्ट थे, ओपियम का इसमें लेना देना नहीं था. पाबना रिवोल्ट जो है वो एक एग्रीकल्चरल रिवोल्ट था, और मराठा पेजेंट अपराइजिंग जो है ये डेक्कन रिवोल्ट्स थे, और ये थे अगेंस्ट जो कल्टिवेटर्स थे, जो मारवाड़ी कल्टिवेटर्स थे जो डेक्कन में आके सेटल हो गए थे, उनके अगेंस्ट ये उस टाइम पे चला था. तो योर करेक्ट आंसर विल बी Fulgiri Dhava, and that is option A. All right. The next question is consider the following statements about Sayyid Ahmad Khan, the founder of Mohammedan Anglo-Oriental College, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है. तो ये जो थे ये स्टॉन्च सपोर्टर नहीं थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है ये गलत है. Mohammedan Anglo-Oriental College was set up with the objective of promoting learning of Islamic education among the Muslims. तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था, सैयद अहमद खान जो थे ये चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, वो वेस्टर्न एजुकेशन सीखें, साइंटिफिक एजुकेशन सीखें, सो दैट दे कैन कम एट पार विद द हिंदू काउंटर पार्ट्स. तो देखिए इसमें ऑप्शन 1 भी गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2. Your next question is who was the editor of the journal Indian Social Reformer that was started in the year 1890? तो ये आपको याद रखना है, K.N. Natarajan. All right. The next question is who among the following was not a member of the drafting committee of the Constituent Assembly? N.G. Iyengar थे, K.M. मुंशी भी थे, मोहम्मद सादुल्लाह भी थे, B.N. राव नहीं थे. B.N. राव जो थे ये लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. ठीक है, ये याद होना चाहिए. ये क्या थे? ये थे लीगल एडवाइजर. ऑल राइट, सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. The next question is the social ideals of Mahatma Gandhi were first put forth in. तो हिंद स्वराज जो है 1909 में स्टार्ट उन्होंने लिखी थी. ठीक है, तब वो साउथ अफ्रीका से लंदन ट्रैवल कर रहे थे. हिंद स्वराज, इसमें उन्होंने अपनी पूरी फिलॉसफी लिखी है. तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, हिंद स्वराज. The next question is which one among the following was not a proposal of the cabinet mission plan 1946? ठीक है, अब इसमें से कौन सा जो है उसका एक प्रपोजल नहीं है. The Constituent Assembly was to be constituted on the democratic principle of population strength, provision for an Indian union of provinces and states. The members Constituent Assembly be Indians. British government supervise the affairs ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन डी है वो गलत है. ठीक है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो गलत है, और उन्होंने गलत ही पूछा है. ब्रिटिश गवर्नमेंट सुपरवाइज नहीं करेगी अफेयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946. ऑल राइट. Which of the following set of newspapers reflected the concerns of educated Indian Muslims during the Khilafat movement? तो देखिए ये न्यूज़पेपर्स हैं, और मैं आपको इनके फाउंडर्स का नाम बता देती हूँ. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. कॉमराड और हमदर्द जो थी ये स्टार्ट करी थी मोहम्मद अली जौहर ने. ठीक है, ज़मींदार स्टार्ट करी थी ज़फ़र अली खान ने, और अल हिलल जो थी ये स्टार्ट करी थी अबुल कलाम आज़ाद ने. ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने चाहिए कि आपको यू शुड नो व्हाट आर द न्यूज़पेपर्स एंड हु आर देयर फाउंडर्स. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम हियर. आई होप यू हैव नोटेड इट. अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन हैड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज? तो देखिए साइमन कमीशन जो थी 1927 में इंडिया विजिट इसने करा था, और दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द रिफॉर्म्स, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन द ईयर 1919. ठीक है, और ये जब आई थी तो इसको इसलिए बॉयकॉट करा गया था क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था. दिस वाज एन ऑल वाइट कमीशन, एंड इसके देखिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, बट इसके जो सजेशंस हैं ये पूछ लिए जाते हैं. तो इसने कहा था कि जो डायरकी है उसे अबॉलिश करा जाए प्रोविंसेस में, और वहाँ पे एक सेल्फ गवर्नेंस टाइप का एक मॉडल जो है स्टार्ट करा जाए. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो. और ये कब आई थी? आपका आंसर है लॉर्ड अर्विन. ओके, लॉर्ड अर्विन के टाइम पे ही आई थी. ऑलराइट.
The next question is, who among the following prescribed the separate electorates for India on the basis of communal ward in August 1932? तो देखिए, रामजे मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड जो था 1932 में आया था, और इस टाइम और इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, दे वर एक्सटेंडेड इवन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस ऑल्सो, एंड इनफैक्ट मराठास तक को सर्टन जो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सेक्ट हैं उनको भी ये जो थी इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थे एक्सटेंड कर दिए गए थे। इसके बाद पूना पैक्ट हुआ था, और पूना पैक्ट आपको पता होना चाहिए उसमें क्या, आई एम श्योर ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि पूना पैक्ट क्या था। तो देखिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी रामजे मैकडोनल्ड, ऑप्शन बी। And that was it for today's video, guys. I hope you've liked the video. Hit the like button and subscribe, and हमारे Telegram channel को join करिए, and all the very best for your exams. Thank you very much.